जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुट से मुर्दाबाद। देखिए, अब 15 दिन हो गए हैं और ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम विश्व किस दिशा में जा रहा है। ईरान और इजराइल प्लस अमेरिका के बीच में हु ब्लिंक्स द आईज फर्स्ट, जैसे कहते हैं पहले कौन पलक झपकता है, वो परिस्थिति पैदा हो गई है। अमेरिका इजराइल के साथ कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ एडवांटेजेस ईरान के साथ हैं, लेकिन ईरान ने जो महारत हासिल की है और जो उसे चीजें पता हैं, जो उसने इतिहास से पढ़ा है, पहली चीज ईरान को यह पता है कि अमेरिका का जो डिजाइन था, जो अमेरिका करना चाहता था, अमेरिका ईरान की लीडरशिप को चेंज करना चाहता था और जिस प्रकार से 1979 के पहले शाह ईरान का शासन था, अमेरिका परस्त सरकार का, उसी प्रकार का शासन वो स्थापित करना चाहता था। और ये जो इस्लामिक राष्ट्र ईरान बना 1979 के बाद, इसको चेंज करना चाहता था और उसी प्रकार का शासन वो चाहता था जिसमें ईरान के लोग भी वेस्टर्नाइज्ड हो जाएं। लेकिन ईरान को एक चीज ये पता थी, और ये पूरे विश्व को पता थी, अमेरिका को भी पता होगी, कि वियतनाम पे जो अमेरिका ने आक्रमण किया था और युद्ध छेड़ा था, वो युद्ध 9-10 साल चला था। जबकि अगर वियतनाम की और ईरान की तुलना की जाए तो वियतनाम के पास बहुत ज्यादा युद्ध सामग्री नहीं थी, लेकिन वहां के लोग लड़ाका थे, लड़ने पे उतारू थे, अपने देश की रक्षा करने के लिए उतारू थे, और उनके पास मामूली बंदूकें थीं लड़ने के लिए, क्योंकि सैन्य शक्ति उनकी बहुत ज्यादा नहीं थी। अमेरिका एक महाशक्ति था और वियतनाम के अंदर अमेरिका ने न केवल उसी प्रकार का युद्ध छेड़ा था जिसमें एयर से अटैक किया जाए, हवाई जहाज से अटैक किया जाए, फाइटर प्लेन से अटैक किया जाए, और साथ ही साथ उसने अपने सैनिकों को रणभूमि में भी उतार दिया था। लेकिन वियतनाम में जिस प्रकार का गोरिल्ला युद्ध लड़ा था और लंबे समय तक लड़ा था, 7-8 साल तक लड़ा था, और उस 7-8 साल के बाद अमेरिका जीत नहीं पाया था। जबकि अगर तुलना की जाए अमेरिका की और वियतनाम की और अमेरिका की और ईरान की, तो तुलना में ईरान ज्यादा भारी पड़ता है। अच्छा, ये भी बात बिल्कुल सही है, जब वियतनाम पे अटैक किया था अमेरिका ने, तो रूस और चीन ने उस समय भी वियतनाम का साथ दिया था, और इस समय भी रूस और चीन ईरान का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल परिस्थिति करीब करीब एक जैसी है। जो अमेरिका इजराइल ने सोचा था कि अटैक करेंगे, हतप्रभ कर देंगे, ईरान को रौंद देंगे, इतने सारे अटैक करेंगे कि ईरान को घुटने टेकने पड़ेंगे। अच्छा, उस घटना से हुआ ये, ईरान के लोग एकजुट हो गए। जहां वहां पे देशवासियों में एकता नहीं थी, एकमत नहीं था कि सब लोग इस इस्लामिक राष्ट्र के साथ हों, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो इससे खुश नहीं था, और महिलाएं ज्यादातर, लड़कियां। लेकिन वो भी 90% लड़कियां जो थी वो इस्लामिक राष्ट्र और हिजाब और उन सब चीजों को पसंद करती थी। और आप जानते हैं ईरान के अंदर लिटरेसी रेट विमेन का बहुत ज्यादा है। तो ये भी जो दुष्प्रचार किया जाता है, ईरान के अंदर महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं है और एक प्रकार से तालिबान को उसको कंपेयर किया जाता है, वो स्थिति ईरान की नहीं है। वहां पे लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है। ये दूसरी बात है कि जो उन्होंने शासन प्रक्रिया अपनाई है वो नहीं है जो शाह ईरान के समय थी, क्योंकि उस समय जब रिवॉल्यूशन हुआ था 1979 का, तो ये बताया जाता था कि उस समय के प्रशासक पूरी तरह से अमेरिका परस्त थे। जैसे आज के तारीख में अरब कंट्रीज में ज्यादातर देश हैं जहां पे अमेरिका की एयर बेसेस हैं। एक तो ईरान ने वियतनाम से सीखा, फिर उसके बाद उसने लेटेस्ट सीखा अफगानिस्तान से। पाकिस्तान और ईरान ही विश्व के अंदर दो देश ऐसे हैं जो कॉलोनाइज कभी नहीं हुए। और जो विशेषज्ञ हैं वो ये बताते हैं ईरान की जो संरचना है और वहां की जो जनता की एक फीलिंग है, उसको उस रास्ते में ले भी नहीं जाया जा सकता जिसकी कल्पना
अमेरिका और इजराइल ने की थी। और अमेरिका इजराइल का तो ऐसा डिजाइन था, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, बहरीन, ये सारा इलाका जो है वो इजराइल के उसमें हो जाए और इजराइल उस क्षेत्र का दादा बन जाए। तो एक बात तो उसने वियतनाम से सीखी, फिर उसने अफगानिस्तान से सीखा। अफगानिस्तान में भी रूस ने भी प्रयास किया था कि अफगानिस्तान में अपना शासन चलाए, अमेरिका ने भी कोशिश की थी। और आपको पता है किस प्रकार से ये अफगानिस्तान तो बल्कि बड़ा छोटा सा देश है, और वहां पे जिस प्रकार से तालिबान शासन स्थापित हुआ, और वो उससे ज्यादा कट्टर इस्लामिक शासन था जैसा ईरान में था, क्योंकि यहां तो लड़कियों को पढ़ना लिखना और सड़क पे घूमना, बिना मेल कंपेनियन के बाहर घूमना भी वर्जित है। और अफगानिस्तान के बहुत सारे बच्चे भारतवर्ष के अंदर पढ़ने आते हैं, लेकिन वहां से भी अमेरिका को भागना पड़ा, अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ के भागना पड़ा, और उन अस्त्र शस्त्रों का उपयोग तालिबान ने किया, अमेरिकन ही अस्त्र शस्त्रों का। अच्छा, दूसरा ईरान ने जो फायदा उठाया वो ये उठाया कि उसने वो ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जो $20,000 में बन जाती है। उस $20,000 के ड्रोन को इनफेक्टिव करने के लिए अमेरिका और इजराइल को $2 मिलियन के काउंटर अटैक करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए उपयोग में लाना पड़ता है। तो ये युद्ध नीति के अंदर एक इकोनॉमिक एंगल भी आ गया कि $20,000 की चीज को खत्म करने के लिए आपको $2 मिलियन का काउंटर अटैक करना पड़ता है, जिससे कि वो आपके क्षेत्र में घुसकर तबाही ना मचा सके। और ईरान ने हजारों की संख्या में ड्रोन बना लिए, मिसाइल्स बना ली। अब मुश्किल ये हुई कि इजराइल एक छोटा सा देश, शक्ति संपन्न देश है, अस्त्र शस्त्र उसके पास हैं, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है, 90 लाख की पॉपुलेशन है। तो ये जो काउंटर मिसाइल्स, जो ईरान के मिसाइल्स का काउंटर कर सके, उनकी संख्या कम पड़ने लगी, और वो मदद मांगने लगा अमेरिका से। और अमेरिका के साथ ये समस्या थी कि उसे केवल इजराइल को ही इक्विप नहीं करना था, उसको अपने जो मित्र राष्ट्र हैं वहां पे, जहां उसके एयर बेसेस थे, बहरीन में, कुवैत में, यूएई में, सऊदी में, उनको भी इक्विप करना था। तो एक तरफ जो उन्होंने प्लानिंग सोची थी कि 10-15 दिन के अंदर युद्ध खत्म हो जाएगा, 15 दिन हो गए और युद्ध उसी प्रकार से उस दिशा में बढ़ रहा है जैसा कि वियतनाम के साथ हुआ था। लंबा युद्ध खींचना अमेरिका के हित में नहीं है, लेकिन ईरान के हित में है, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि लंबा युद्ध अगर खींचेगा तो ये जो ऑयल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस है, ये इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी कि उससे विश्व के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ आवाज और ज्यादा संगठित हो जाएगी, और ईरान को सहानुभूति मिल जाएगी, क्योंकि ईरान अपने प्रकार से हर देश के ऊपर यह दबाव बना रहा है कि अगर आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अपनी शिप्स को ले जाना है तो आप अमेरिका की और इजराइल की निंदा कीजिए, तब हम ले जाने देंगे, वरना नहीं ले जाने देंगे। अच्छा, हर देश के अंदर हाहाकार की स्थिति तो होनी है। जैसे बताया जा रहा है क्यूबा के अंदर भी ऑयल क्राइसिस क्रिएट हो गई है, भारत के अंदर भी जैसा वीडियो लोग दिखा रहे हैं कि एलपीजी की लंबी लंबी लाइन लगी हैं, कमर्शियल सिलेंडर मिलने बंद हो गए हैं, होटल रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, परेशानी क्रिएट हो गई है। ये परेशानी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी आ सकती है, मिल्क इंडस्ट्री में भी आ सकती है। हर जगह जहां पे गैस का या एलपीजी गैस का या सीएनजी गैस की यूज होती है, वहां पे परेशानी आ सकती है। अच्छा, मानी बात है, ऐसे कियोस्क में लोग होर्डिंग करना शुरू कर देते हैं। अगर विश्वास हो कि 2 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाएगी तो लोग होल्ड क्यों करेंगे, लेकिन सब अपने सिलेंडर भरवा के रखना चाहते हैं, अपनी कार में तेल भरवा के रखना चाहते हैं। तो पेट्रोल पंप पे भी लंबी लंबी लाइनें, हर आदमी जो है अपनी कार फुल रखना चाहता है, तो उससे क्राइसिस और ज्यादा एग्रीवेट हो जाती है। तो ईरान ये जानता था कि वो इजराइल और अमेरिका के संयुक्त अभियान से अपने को बचा तो नहीं पाएगा, लेकिन क्योंकि उसने सस्ते ड्रोन और मिसाइल्स को डेवलप कर लिया है, उसका जखीरा उसके पास है,
तो सारे मित्र राष्ट्र अमेरिका के जितने भी हैं और इजराइल को विशेष तौर पर जिस प्रकार से अटैक कर रहा है और उसको नष्ट कर रहा है, उससे इकोनॉमिक कॉस्ट और पूरे वर्ल्ड की बहुत ज्यादा हो गई है। और आप देख रहे हैं तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, और तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं तो हमारी बात है कि सारी विश्व की अर्थव्यवस्था खराब होने की संभावना है। अब विकल्प क्या है? पहले ईरान झुके, समझौते की तरफ बढ़े, जो अमेरिका चाहता है, इजराइल चाहता है, जो उसने सोचा था आक्रमण करेंगे और वो झुकेगा। ईरान सोचे कि अगर इकोनॉमिक कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इजराइल और अमेरिका पहले ब्लिंक करें जिससे हमारे टर्म्स पे समझौता हो, तभी ये स्थिति बनेगी कि युद्ध विराम हो जाए, युद्ध खत्म हो जाए और ये जो एक विश्व के सामने तीसरी विश्व युद्ध की आहट सुनाई पड़ रही है और अर्थव्यवस्था को बर्बादी की तरफ ले जा रही है, इसको रोका जा सकता है। लेकिन ईरान के मंसूबों को देखते हुए और जिस प्रकार की चालें वो चल रहा है और जिस प्रकार से अपनी व्यूह रचना वो कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है, ज्यादातर विशेषज्ञों को ऐसा लगता है कि इस मामले में अमेरिका और इजराइल फंस गए हैं, बुरी तरह से फंस गए हैं। जो नेटो देश के कंट्रीज हैं वो भी अमेरिका के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप खुद स्वीकार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के एंटी टेररिज्म कमेटी के डायरेक्टर, जो रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और ईरान में उनके बड़े बड़े नेताओं की मृत्यु हो रही है, लेकिन वो उसको बलिदान मान रहे हैं, उसको शहादत मान रहे हैं। लेकिन विश्व के लिए ये दुखदाई स्थिति है। विश्व शांति की ओर बढ़ना चाहिए, सबको शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। सारे देश जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, दोनों देशों पर यह प्रेशर डालना चाहिए कि शांति स्थापित हो, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर युद्ध की तरफ ले जाना और आर्थिक अर्थ अव्यवस्था की तरफ विश्व को ले जाना, यह किसी के भी हित में नहीं है। कामना करते हैं युद्ध रुक जाए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।